Hello everyone, how are you? It is CBSE Science Class 9 Chapter number 3 Atoms and Molecules and it is our part number 11 of this chapter। इस पार्ट से पहले हमने हमारे जो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लिया था और आज हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दैट आर गिवन ऑन पेज नंबर 43 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.114 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, मतलब हमारा जो सैंपल है ना उसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन और बोरोन है। ठीक है, टोटल सैंपल का वेट है 0.24 ग्राम और इसमें दोनों की ऑक्सीजन और बोरोन की मात्रा भी दी गई है। ऑक्सीजन हमारे 0.096 ग्राम है और बोरोन 0.11144 ग्राम है। तो इनकी जो परसेंटेज कैलकुलेशन होगी उसको हम आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जैसे ऑक्सीजन की निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर ऑक्सीजन लिखेंगे 0.096 अपॉन 0.24 ग्राम इंटू वहाँ पर क्या लिख देंगे अपन 100। तो उससे हमारी क्या होगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल आएगी और फिर हम इसी तरह से या तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे या फिर जो परसेंटेज आएगी उसमें से 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारी जो परसेंटेज है वो आसानी से निकल जाएगी। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। गिवन मास ऑफ द सैंपल कंपाउंड 0.24 ग्राम। तो यहाँ पर जो हमारा सैंपल है उसका मास दिया गया है 0.24 ग्राम, आप देख सकते हैं शुरू में ये दिया गया है। देन मास ऑफ बोरोन 0.096 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन 0.44 ग्राम। तो ये हमें यहाँ पर सब चीज़ें दी गई हैं, तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। देन टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पर जो परसेंटेज निकालनी है हमें उसको हम कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ बोरोन विल बी इक्वल टू मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो जैसे आप जनरली परसेंटेज निकालते हैं, जैसे आप अपने एग्जाम्स में आपके मार्क्स आते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको परसेंटेज निकालनी होती है, तो आप क्या करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लो आपको साइंस में निकालनी है तो हम क्या लिखते हैं, मार्क्स इन साइंस अपॉन मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। आपके जो टोटल मार्क्स आए हैं उसको नीचे लिखते हैं और साइंस के मार्क्स को ऊपर लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 100 से। तो इसी तरह से यहाँ पर परसेंटेज निकाली गई है। ऊपर आपके बोरोन का मास है, नीचे पूरे कंपाउंड का मास है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हमने सोल्व किया तो इसका हमें आंसर आता है 40%। ठीक है, तो यदि यहाँ पर ऑक्सीजन 40% है तो हमारा जो बोरोन होगा वह कितना होगा, सॉरी ये जो हमारा 40% है ये बोरोन का परसेंटेज है, तो हमारा जो ऑक्सीजन होगा वह कितना होगा, तो वह 100 में से माइनस करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा हमारा 60%। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही हमारे पार्टिकल्स हैं या एटम्स है, बोरोन एंड ऑक्सीजन, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। यदि दो से ज़्यादा होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में तो हम उसको फिर अलग अलग निकालते। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही हैं, तो एक तो 40% हो गया और दूसरा हमारा बचा हुआ 60% होगा, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced। जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 ग्राम of carbon is burnt in 50 ग्राम of oxygen। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि यदि आपको 3 ग्राम कार्बन दिया गया है और 50 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है, दोनों की रिएक्शन कराएंगे तब आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो वह कितने बनेगी। पहले क्या दिया कि 3 ग्राम यदि कार्बन था और 8 ग्राम ऑक्सीजन था तो वह 11 ग्राम CO2 बनाता है। तो यहाँ पर कार्बन की मात्रा तो वही है 3 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा 8 से कर दी उन्होंने 50। तो क्या यहाँ पर CO2 जो बनेगा हमारा उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वह किस केमिकल लॉ के अनुसार आएगा या किस केमिकल लॉ के अनुसार आप अपने आंसर को यहाँ पर प्रतिपादित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने देखा कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। ठीक है, ये तो हमें दिया गया है।
Carbon and oxygen are combined in the ratio 3:8 to give carbon dioxide using up all the carbon and oxygen। तो हमारे जो कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं वह 3:8 रेशियो में बायोमास यहाँ पर कंबाइंड होते हैं। ये रेशियो हमने पहले निकालना सीखा है। जैसे हम फिर देख सकते हैं कि यदि हमें रेशियो निकालना है CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं हमारे 1 है, और कार्बन का हमारे एटॉमिक मास कितना होता है वह 12 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन के हमारे टोटल कितने हो जाएंगे एटॉमिक मास 16 × 2 इट विल बी 32। और इसका रेशियो जब आप निकालेंगे और आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे दोनों संख्याओं को, तो ये हमारे आ जाएगा 4 × 3 12 इस टू 4 × 8 32। तो ये हो जाएगा 3:8। हमारे जो रेशियो आ रहा है 12 में यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, और 32 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। तो ये हमारा रेशियो है C और O2 का। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा इस रेशियो में ही मिलेंगे। यदि 3 ग्राम कार्बन है तो वह 8 ग्राम ऑक्सीजन से यहाँ पर मिलेगा, है ना। इससे हमें क्या पता चलता है कि यदि आपके पास 3 ग्राम ऑक्सीजन है तो वह 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर 11 ग्राम क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। ठीक है, टोटल मास जो आएगा हमारे वह कितना आएगा 11 ग्राम आएगा। तो वही हमारे यहाँ पर दिया गया है कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनती है जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन से जलाया जाता है। तो ये तो हमारा रेशियो से यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन यदि आपको 3 ग्राम कार्बन के साथ 50 ग्राम ऑक्सीजन दे दी जाए तो यहाँ पर CO2 कितना बनेगा, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड 11 ग्राम ऑफ कार्बन इज फॉर्म। तो वापस हम देखेंगे इसमें कि हमारा जो CO2 बनेगा, है ना, यदि यहाँ पर हम कार्बन की मात्रा को भी बढ़ा देते, 3 ग्राम की जगह यदि हम 6 ग्राम कार्बन लेते तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी हमारे 8 ग्राम से 16 ग्राम हो जाती। लेकिन यहाँ पर कार्बन की मात्रा वही है 3 ग्राम, और ऑक्सीजन कर दिया 50 ग्राम। तो 3 ग्राम कार्बन को तो सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए CO2 बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ग्राम ऑक्सीजन ही हमारी क्या होगी, काम में आएगी, और बाकी की जो ऑक्सीजन है वह क्या होगी, अनयूज्ड होगी। द लेफ्ट ऑक्सीजन इज अनयूज्ड, दैट इज 50 minus 8 it will be equal to 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज अनयूज्ड। तो हमारे यहाँ 42 ग्राम ऑक्सीजन हमारे अनयूज्ड रह जाती है। दिस डिपेक्ट्स द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और ये जो हमारा आंसर आया है ये हमारे जो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल बनाते समय एटम्स उसमें एक स्थिर अनुपात में ही मिलते हैं, उस नियम के अनुसार ये हमारी कॉम्बिनेशन होती है। द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है कंपाउंड के अंदर वे एक विशेष अनुपात में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, गिव एग्जांपल्स। इसके आपको एग्जांपल भी देने हैं। सॉल्यूशन, पॉलीएटॉमिक आयंस आर आयंस दैट कंटेन मोर देन 1 एटम बट दे बिहेव एज ए सिंगल यूनिट। तो पॉलीएटॉमिक आयन हमारे उस तरह के आयन होते हैं जिसमें एक से अधिक एटम होते हैं। हमने जो मोनो एटॉमिक आयंस पढ़े हैं उसमें हमारे Na+, Mg2+, ना आयरन Fe2+, एल्यूमिनियम Al3+, ऐसे आयन पढ़े हैं हमने। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पॉलीएटॉमिक आयंस की बात कर रहे हैं, तो जिनके अंदर एक से अधिक एटम होते हैं उनको हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। इस बात का मतलब ये है कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कार्बोनेट आयन CO3 2-, ठीक है, 2- इसके ऊपर चार्ज है। तो ये 2- चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन पर नहीं है या सिर्फ कार्बन पर नहीं है, ये जो CO3 बन रहा है इसके पूरे के ऊपर चार्ज होता है 2-। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है ये एक सिंगल यूनिट के रूप में बिहेव करता है। इसी तरह से यहाँ पर H2PO4 आयन दिया गया है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक आयन। ठीक है, तो इसके ऊपर 1- का चार्ज है। तो ये पूरे हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन तीनों के ऊपर चार्ज है, न कि सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसको अच्छे से लर्न करें। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ केमिकल्स के नाम लिखे गए हैं, तो आपको इनके केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, बनाने हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा वह मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना है। मैग्नीशियम और क्लोराइड जो बनते हैं हमारे, तो वह किस तरह से बनते हैं उनको आपको बनाकर दिखाना होगा। हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो एक बार और हम देख लेते हैं। ये हमारा Mg है, Mg2+ होता है हमारा, और इधर क्लोराइड आयन लिख लेंगे हम Cl-,
सी और एल दोनों अलग अलग होते हैं, आप ध्यान रखें लिखने में। तो Mg2+ है इसलिए हम इसके नीचे कितना लिख देंगे 2, और Cl1- है इसलिए इसके नीचे कितना लिख देंगे 1। अब हमें Mg कितने चाहिए, तो ये हमें 1 चाहिए, और Cl कितने चाहिए, तो ये हमें 2 चाहिए। ठीक है, आप दोबारा देखें Mg कितने चाहिए, तो 1 चाहिए। क्रिस क्रॉस करने के बाद हमें पता लगता है कि Mg जो है वह कितने चाहिए, तो 1 चाहिए, और क्लोरीन कितने चाहिए, तो वह 2 चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर नीचे बना लेंगे MgCl2। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया MgCl2, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड होता है, Mg और क्लोरीन जैसे आयंस के मिलने से बनता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले भी बना लेने हैं। आपके जो सेकंड फॉर्मूला है वह है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बनाने के लिए आपको कैल्शियम और ऑक्साइड चाहिएगा इसमें। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+, उस पर जो चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे होती है 2-। कैल्शियम के नीचे भी 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन के नीचे भी 2 लिख देंगे। कैल्शियम कितने चाहिए, तो 2 चाहिए, और ऑक्सीजन कितने चाहिए, तो 2 चाहिए। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाएंगे शुरू में वे हमारा होगा Ca2O2। लेकिन ये दोनों हमारे दो यहाँ पर आ रहे हैं, कैल्शियम भी 2 आ रहा है और ऑक्सीजन भी 2 आ रहे हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि इनका जो रेशियो है वह तो 1:1 आएगा। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे, CaO। 2 से यदि इसमें भाग देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा CaO। ठीक है, रेशियो सेम होना चाहिए। 2 यहाँ पर 2 कैल्शियम और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यदि इसको मैं हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1:1 रेशियो हो जाएगा, और ये हमारे CaO के रूप में भी पाया जाएगा। तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखना है। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वह कॉपर नाइट्रेट का है। तो यहाँ पर मैंने इनके डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, आप इन सबको बनाकर देखें। कॉपर नाइट्रेट में आपके कॉपर होता है जिसके ऊपर 2+ चार्ज होता है, और हमारे नाइट्रेट है NO3 जिसके ऊपर हमारे 1- चार्ज होता है। तो आपको यहाँ पर कॉपर और नाइट्रेट को मिलाना है। ठीक है, और जैसे कि आपने पहले पढ़ा है भी पॉली एटॉमिक आयन, यहाँ पर नाइट्रेट क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है। तो चलिए इसको भी बनाकर देख लेते हैं एक बार कॉपर नाइट्रेट को, ताकि आपको दिक्कत ना आए। CaN, दिस इज NO3। Cu के ऊपर चार्ज होता है 2+, और नाइट्रेट के ऊपर चार्ज होता है 1-। ठीक है, तो Cu कितने चाहिए, तो यहाँ पर हमें इसके नीचे 2 लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। Cu कितने चाहिए, 1 चाहिए, और नाइट्रेट कितने चाहिए, तो ये 2 चाहिए। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा CuNO3। ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया कि एक जो NO3 है ये पूरा एक यूनिट के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर NO3 कितने चाहिएंगे, हमें 2 चाहिएंगे। तो ये हो गया हमारा CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर सभी फॉर्मूले बना लेने हैं, और ध्यान रखना है कि आपको जो होल ब्रैकेट होता है ये कहाँ कैसे लगाना है। ये पॉली एटॉमिक आयंस में जनरली हमारे लगता है। देन एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो ये हो जाएगा हमारा AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है 3+, क्लोरीन पर होता है 1। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कितने लगेंगे 1, और क्लोरीन कितने लगेंगे 3। तो आपको यहाँ पर बनाकर दिखाना है, फिर उसके बाद ही फॉर्मूला लिखना है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारे कार्बोनेट में हमारे 2- चार्ज होता है। ठीक है, कैल्शियम के ऊपर 2+ होता है। तो दोनों यहाँ पर पहले जो फॉर्मूला बनाएंगे वह आएगा हमारे Ca2CO3 का होल ट्वाइस। फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वह CaCO3 हो जाएगा। तो आप इसको भी बना लें अच्छे से। देन वी कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं जो कि इन कंपाउंड्स में प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा क्विकलाइम। क्विकलाइम में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो क्विकलाइम होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्विकलाइम क्या होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो इसके अंदर 2 एटम है, एक तो कैल्शियम का है और एक ऑक्सीजन का है, या आप यूँ कह सकते हैं इसमें 2 तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो आपको पहले इसका फॉर्मूला लिखना है और फिर उसके एलिमेंट्स को पहचान कर लिखना है। तो आप जैसे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है क्विकलाइम के अंदर कैल्शियम और ऑक्सीजन होते हैं, और ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हमारा HBr होता है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड। तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड। देन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हमारा होता है NaCO3, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। HCO3 हमारा बाइकार्बोनेट आयन होता है, और इसके अंदर हमारे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। तो बेकिंग पाउडर में आपके क्या क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले Na है, सोडियम, फिर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इस तरह से 4 तरह के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो आप इनके फॉर्मूले पहले अच्छे से लर्न कर लें। ओके, देन डी,
पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4। K2SO4 में हमारे पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो आप इनको भी आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें आपको मेन काम क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। देन वी कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स लिखे गए हैं, इनके मोलर मास निकालने हैं। ध्यान रखिए, मोलर मास और मोलिकुलर मास दोनों में अंतर होता है। मोलिकुलर मास तो एक मोलिक्यूल का मास होता है जो हम एटॉमिक मास यूनिट में उसको निकालते हैं, और मोलर मास हमारे एक मोल पदार्थ का मास होता है, और एक मोल का जो मास होता है उसको हम ग्राम्स में लिखते हैं। तो यही अंतर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और मोलर मास जो आप लिखेंगे वह ग्राम में लिखेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड है इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। ठीक है, तो इथाइन का मोलिकुलर मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस आंसर लिखा गया है मोलर मास ऑफ इथाइन। तो इसमें हमारे C2H2 में पहले हम क्या करेंगे, दोनों का मास निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे, कार्बन का और हाइड्रोजन का। तो 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ कार्बन, और 2 हाइड्रोजन है इसलिए हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, और ये हो गए हमारे 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26 ग्राम। ठीक है, तो हमारे जो मोलर मास है और मोलिकुलर मास है दोनों को निकालने का तरीका एक ही है। मोलिकुलर मास यदि दिया गया होता तो भी हम इसी तरीके से निकालते, लेकिन अंतर क्या होता है, यहाँ पर ग्राम की जगह यू लिखा होता, मतलब एटॉमिक मास यूनिट लिखा होता। तो हमने यहाँ पर 3 तरह के मास निकालना सीखा है। पहले हमने मोलिकुलर मास निकाला है, ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला यूनिट मास निकाला है, और फिर मोलर मास निकाला है। तो यहाँ छोटे छोटे अंतर होते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना होता है। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको आनी चाहिए। देन बी, मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। बी में हमें सल्फर मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालना है। सल्फर मॉलिक्यूल हमारे 8 सल्फर के एटम से मिलकर बनता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसमें हो गए हमारे 8 इंटू मास ऑफ सल्फर। एक सल्फर का मास होता है 32 ग्राम। तो यहाँ पर जो 8 है उसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे आ जाता है 256 ग्राम। तो मोलर मास में आपको क्या करना है, जो आपके यूनिट आएगी वो ग्राम्स में आएगी। ठीक है, मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस हमारे P4 के रूप में प्रेजेंट होता है, P4। तो यहाँ पर फॉस्फोरस के 4 हैं एटम्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 इंटू 31, क्योंकि एक फॉस्फोरस का मास होता है 31 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा 124 ग्राम्स। ठीक है, देन डी, मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। देन मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1, मास ऑफ क्लोरीन होता है 35.5, तो ये हो गए हमारे 36.5। एंड ई में हमारे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो इसमें हमारे हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 1, मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 14, और फिर हमारे 3 ऑक्सीजन है इसलिए हम लिख देंगे 3 इंटू 16, एंड तीनों को जोड़ने के बाद ये हो जाएगा हमारे 63 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सभी के मोलर मास निकाल सकते हैं। और यहाँ पर याद क्या रखना है आपको, एक तो इनके एटॉमिक मास याद रखने पड़ेंगे आपको कि एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग हमारे एटम्स के, एलिमेंट्स के। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मास ऑफ। यहाँ पर आपको मास निकालना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन एटम्स का मास होगा वह क्या होगा, वह हमारा मोलर मास होगा, है ना। 1 मोल कोई भी एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका मास क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। तो इसकी यूनिट आप बता सकते हैं ना, ग्राम में हमें लिखनी होगी। तो 1 मोल नाइट्रोजन के एटम्स का मास हमारे जो एक एटम होता है नाइट्रोजन का उसके बराबर ही होगा, लेकिन वह ग्राम में होगा। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 यूनिट्स। यूनिट्स में हम लिखते हैं एक एटम का मास, तो हम यूनिट में लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 14 यूनिट। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो हमारे 1 मोल नाइट्रोजन एटम होंगे। 1 मोल का मतलब जिसके अंदर एवोगैड्रो संख्या के बराबर एटम होंगे, उन सभी नाइट्रोजन का एटम्स का मास क्या कहलाएगा, हमारे 1 मोल नाइट्रोजन एटम कहलाएगा। और वह हमारे जो एक एटम होता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स के बराबर ही होगा, लेकिन किस में होगा, ग्राम में होगा। देयरफॉर मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन ग्राम्स ये आपको लिखना है, और फिर हमारे मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम विल बी 14 ग्राम हो जाएगा, ये आपको नीचे लिखना है। ओके, देन बी, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो बी में हमारे जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स।
यहाँ पर एल्यूमिनियम एटम के 4 मोल दिए गए हैं। तो यदि 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का हमें मास पता है तो यह 4 मोल का निकालना हमारे लिए बहुत आसानी होगी। और यहाँ पर एटॉमिक मास दे रखा है एल्यूमिनियम का, दैट इज 27। ठीक है, तो 27 यूनिट्स एक एटम का मास होगा, तो वहीं 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का भी मास होगा। तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मोल के हमारे पास मास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर किया गया है। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 यूनिट्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम विल बी इक्वल टू 27 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर स्पष्ट रूप से आपको समझ में आना चाहिए कि ये 27 यूनिट होता है एक एटम का मास, और 1 मोल की बात करते हैं तो वह 27 ग्राम होता है। देन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स कितने हो जाएंगे हमारे 27 ग्राम। तो 4 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होगा, 4 × 27 विल बी इक्वल टू 108 ग्राम। ओके, देन जो हमारे सी क्वेश्चन दिया गया है, सी में 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, यहाँ पर सोडियम सल्फाइड दिया गया है Na2SO3। ठीक है, Na2SO3 हमारा सोडियम सल्फाइड होता है और इसके 10 मोल्स दिए गए हैं। तो ये हमारे ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन है ए और बी से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, Na2SO3 क्या एक पूरा मॉलिक्यूल है कंपाउंड का, तो इसके आपको 10 मोल्स के निकालना है। तो 1 मोल का तो हमें पता है इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा इन ग्राम। ठीक है, पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फिर हम उसको ग्राम में लिखेंगे, तो हमारे 1 मोल सोडियम सल्फाइड का मास हो जाएगा। फिर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह 10 मोल्स का हमारे पास मास आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, 1 मोल सोडियम सल्फाइड का हमें मास निकालना है, तो ये कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड के बराबर ही होगा। तो हम पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर सोडियम 2 है, तो 2 × मास ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ सल्फर प्लस 3 × मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे सल्फर और 3 जो हमारे ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 × मास ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा। तो इनको हम जोड़ देते हैं, 2 × 23 मतलब मास ऑफ Na, 32 प्लस 3 × 16, ये 32 हमारे सल्फर का मास हो गया, और 3 × 16 हमारे ऑक्सीजन का मास हो गया। सबको हमने जोड़ा तो हमारे आ गया 126 ग्राम। ठीक है, ग्राम में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, 1 मोल सोडियम सल्फाइड का मास है। ठीक है, देन देयरफॉर मास ऑफ 10 मोल ऑफ Na2SO4, हमें 10 मोल का निकालना था, तो 10 मोल का कितना हो जाएगा, 10 × 126 विल बी इक्वल टू 1260 ग्राम, है ना। ये हो जाएगा हमारा 1260 ग्राम। 1260 ग्राम यहाँ पर हमारे टोटल 10 मोल सोडियम सल्फाइड का मास आ जाएगा। ठीक है, देन कन्वर्ट इनटू मोल, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया हमारे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, इनको आपको मोल में बदलना है। तो मोल में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, पहले हमारे दिया गया है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को आपको मोल में बदलना होगा। मतलब कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पर पीछे लिखा गया है गैस। ठीक है, तो गैस का मतलब ऑक्सीजन अपने O2 के रूप में होगा। ठीक है, नॉट सिंगल एटम के रूप में, ये हमारे एनवायरनमेंट में O2 के रूप में होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, इसलिए हमें यहाँ पर इसको याद रखना होगा। तो इसको हम लिखते हैं, कन्वर्जन ऑफ द अबव मेंशन मॉलिक्यूल्स इनटू मोल्स इज एज फॉलो। तो इन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको मोल्स में हम निम्न प्रकार से बदल सकते हैं। फर्स्ट है गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन गैस 12 ग्राम, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का मास कितना गया है, दिया गया है 12 ग्राम। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस जो होती है हमारी यानी कि O2, उसका मोलर मास कितना होगा, तो वह उसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा, लेकिन ग्राम में होगा। तो 2 × मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के अंदर O2 के रूप में प्रेजेंट होता है, तो क्या लिखेंगे 2 × 16 विल बी इक्वल टू 32 ग्राम। तो यहाँ पर मोलर मास आ गया 32 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमने पहले पढ़ा था। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन, यानी कि जो मास यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 12 ग्राम मास यहाँ पर दिया गया था हमें, तो ये तो हो जाएगा हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। मोलर मास कितना होता है 32, तो ये हो जाएगा 12/32 विल बी इक्वल टू 0.375 मोल्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर मोल्स निकाल लेंगे। आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं।
ये हमने हमारी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में और जो हमारे एग्जाम्पल्स दिए हैं मोल कंसेप्ट में उनमें हमने डिस्कस किए थे फॉर्मूले। आपने दी हुए पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लें। देन बी में हमारे दिया गया है 20 ग्राम ऑफ वाटर। बी में हमें 20 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो H2O दिए गए हैं हमें 20 ग्राम। तो इसमें नंबर ऑफ मॉल्स कितने होंगे, 20 ग्राम वाटर में H2O के कितने मोल्स होंगे, तो हमें वही यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ वाटर 2 into mass of hydrogen plus mass of oxygen will be equal to 2 into 1 plus 16 will be equal to 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास तो यहाँ पर 20 ग्राम और मोलर मास है 18 ग्राम, तो ये हो जाएगा 20/18 विल बी इक्वल टू 1.11 मोल्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर सी। सी में हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है और इसको हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। यानी आपको ये बताना है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 के कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो इस पहले हमें क्या करना होगा, मोलर मास निकालना होगा। तो मोलर मास हो जाएगा हमारा मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 12 प्लस 2 इंटू 16 विल बी इक्वल टू 12 प्लस 32 विल बी इक्वल टू 44 ग्राम। तो ये हो गया हमारा मोलर मास। देन नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास बटा मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 22/44 लिखेंगे और ये जाएगा हमारा 0.5 मोल्स। ठीक है, 22 44 का आधा होता है तो ये 1/2 हो जाएगा और 1/2 का मतलब होता है 0.5 मोल्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना सीख लिया है। ओके, देन वी कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मास ऑफ। यहाँ पर हमें मास कैलकुलेट करना है और हमारे फर्स्ट में ए 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम है हमारे 0.2 मोल, इनका मास क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना होगा। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो वह होता है हमारे 16 यूनिट, या हम उसको ग्राम्स में लिखते हैं 16 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारे जो 1 मोल का मास होता है 16 ग्राम, तो 0.2 मोल्स का कितना होगा, तो हम 0.2 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 यूनिट्स या 3.2 ग्राम्स। ठीक है, आप यहाँ पर ग्राम्स लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देन बी मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स 18 यूनिट्स। हमें पता है वाटर मोलिक्यूल्स का जो मास होता है एक मोलिक्यूल का H2O का वह 18 यूनिट्स या 18 ग्राम होता है, हैंस इट वेट्स 18 ग्राम। तो मोलर मास जो होता है 1 मोल का वाटर का वह 18 ग्राम होता है और आपसे पूछा गया है 0.5 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 इंटू 18 विल बी इक्वल टू 9 ग्राम या 9 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो दोनों क्वेश्चन है वह सोल्व हो जाते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। देन क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। यहाँ पे आपको 16 ग्राम सॉलिड सल्फर दिया गया है, इसके अंदर आपको सल्फर के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं कि 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और सल्फर हमारे S8 के रूप में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसको किस तरह से करना है, टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर, है ना। मोलिकुलर मास क्या होता है, हमारे S8 है यहाँ पर, तो मोलिकुलर मास हो जाएगा 8 इंटू मास ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू 32, 8 इंटू 32 विल बी इक्वल टू 256 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे आ जाता है मोलर मास। 256 ग्राम में लिखा है इसलिए ये क्या हो गया, मोलर मास। तो यहाँ पर जो मास दिया गया है 16 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास गिवन यानी कि जो मास हमें दिया गया है और मोलर मास। तो मोलर मास हमारे यहाँ 256 आता है और 16 ग्राम यहाँ पर दिया गया है। तो ये इतने 0.0625 मोल्स यहाँ पर प्रेजेंट है S8 के। ठीक है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फर इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो संख्या। तो यहाँ पर जो मोलिक्यूल्स होंगे ना, इतने मोल्स में कितने मोलिक्यूल्स होंगे, तो वह एवोगैड्रो संख्या के बराबर होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.0625 into 6.022 into 10 raised to power 23 and it will be equal to 3.763 into 10 raised to power 22 molecules। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 भी आसानी से कर पाएंगे। ओके,
Now question number 11. Calculate the number of aluminium ions present in 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको जो मास दिया गया है 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 का, इसमें आपको एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं इनका पता लगाना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करना होगा, मोल कंसेप्ट को यूज करना होगा। यहाँ पर एक हिंट भी दी गई है, द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। तो यहाँ पर आयन को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आयन का जो मास होता है वह एटम के मास के बराबर ही होता है। जिस एलिमेंट का एटम होता है और उसी का यदि आयन होता है तो दोनों का मास बिल्कुल बराबर होता है। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 यूनिट्स होता है, तो एल्यूमिनियम आयन का मास भी 27 यूनिट ही होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फर्स्टली हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, तो ये हमारी एवोगैड्रो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कहने का मतलब ये है कि एक मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी इक्वल टू 2 इंटू, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोलर मास निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा 54 प्लस 48 एंड इट विल बी इक्वल टू 102 ग्राम। तो ये हो गया हमारे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड 102 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻³ 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हमारे जो 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसमें 1 मोल होता है और 1 मोल के अंदर हमारे इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो संख्या के बराबर। ये हमने मोल कंसेप्ट में पहले पढ़ रखा है। देयरफॉर 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज़, तो इतने जो ग्राम होंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम उसको एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अपॉन यहाँ पर क्या निकाल देंगे 102। तो ये हो गया हमारा 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, आप इसको दोबारा समझें कि आपको 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक है, ये तो हमारे कितने हैं, 1 मोल के अंदर है 102 ग्राम के अंदर है। ठीक है, तो 102 ग्राम के अंदर इतने हैं, तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे और फिर हमारे 0.051 ग्राम के अंदर कितने होंगे, तो उसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले 0.051 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 6.0223 और फिर उसको हम 102 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स हमारे किस में होंगे, 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में होंगे। देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज़ 2 एल्यूमिनियम आयन। एक मॉलिक्यूल के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल्यूमिनियम आयन होते हैं, जैसे कि आपने फॉर्मूले में देखा Al2O3। हैंस द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो टोटल एल्यूमिनियम आयन्स की संख्या होगी, जो हमारा दिया गया मास है 0.051 ग्राम में, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या हमारे आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे 6.022 इंटू 10⁻20। तो ये हमारी संख्या निकालनी थी और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारी जो है ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको ये पार्ट कैसा लगा, एक्सरसाइज कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।